गुड मॉर्निंग दोस्तों। 75 हार्ट डे के चैलेंज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं दोबारा उठ गया हूँ। आज कितने बजे उठ तो मैं गया था जल्दी 6:30 बजे, लेकिन अभी मॉर्निंग वॉक थोड़ा सा बाहर ये कोहरा था, तो अभी मैं निकल रहा हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। आप भी चलिए मेरे साथ में और 75 हार्ट डे के साथ में जुड़िए नशा मुक्ति के लिए। से नो टू ड्रग्स, से नो टू एयर पोल्यूशन, से नो टू चिट्टा, एंड वी विल डेफिनेटली विन ओवर दिस चिट्टा थिंग। ये हमारी जेसीबी खड़ी है। आज थोड़ा सा मैं प्रोफेशनली वो करने जॉगिंग करने निकला हूँ। देखते हैं कैसे बनती है बात। शुरुआत में क्या है कि क्योंकि अभी तक मेरा उतना ज़्यादा बना नहीं है कि मैं प्रॉपर रनिंग कर पाऊँ, लेकिन धीरे धीरे मैं रनिंग की तरफ भी स्विच करूँगा। स्प्रिंटिंग में काफ़ी अच्छा हुआ करता था मैं पहले। हिमाचल की मेरे को सबसे अच्छी बात लगती है नेचर, इन्वायरमेंट, जो कि अभी तक तो सब अच्छा है, लेकिन आगे का कोई पता नहीं है। आगे हो सकता है ये जो विकास जो कि सिर्फ कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ अर्थ के ऊपर आधारित है, वो शायद इसको भी ऐसा ना रहने दें। क्योंकि आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कितना ज़्यादा वर्स्ट हो चुका है, क्योंकि एक्सेसिव कॉन्क्रीटाइजेशन है। आप देख सकते हो हमारा हिमाचल कैसा दिखता है सुबह सुबह मॉर्निंग में। ये देखिए, लेकिन अब इसमें भी हम यहाँ पे एक्सेसिव इंडस्ट्री लगा देंगे या यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के नाम पे कंस्ट्रक्शन कर देंगे, तो आप ये जो जंगल देख पा रहे हो अभी, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और जो हमारे को ये अच्छी शुद्ध वातावरण जो हमें मिल रहा है अच्छे से सांस लेने के लिए, वो नहीं मिलेगा। तो हम ये नहीं बोलते वी आर नॉट अगेंस्ट द इंडस्ट्री, लेकिन वी आर जस्ट सेइंग दैट इंडस्ट्री करो ओपन, लेकिन साथ में इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को ध्यान रखते हुए ओपन कीजिए। तो यही है हमारा मोटो, सोल मोटो। और जो हिमाचल है उसके अंदर भी जब आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उसको प्लान वे में करिए, ताकि उसके अंदर रेशियो जो है वो इन्वायरमेंटल या फिर आप फॉरेस्ट की या फिर जो पेड़ों की जो रेशियो है वो लगभग 60% रेशियो रहे पेड़ों की, या जो भी जैसे इस तरह के ग्रीन पैचेस हैं इनकी 60% रेशियो रहे, 70% रहे, और 30 to 40% जो रेशियो है वो आप उसमें अपने घर बना सकते हो, उसमें अपनी इंडस्ट्रीज़ को लगा सकते हो। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैं सोचता हूँ, जो कि हमारी संस्थाएँ जैसे NGT रिकमेंड भी करते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी काफ़ी एफर्ट करता है इस चीज़ के लिए। लेकिन आपको ये देखिए दोस्तों, ये एक पेड़ है और ये पेड़ को काटना भारतीय कानून के तहत इसको अपराध माना गया है, इसको मृत्यु के बराबर माना गया है, किसी इंसान की मृत्यु के बराबर माना गया है किसी एक पेड़ को काटना। तो इन पेड़ों को मत काटिए। और ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हमारे बंदे, हमारे गार्ड, हमारे BO जो बोलते हैं कि यार पेड़ को मत काटिए या सर्विलेंस रखते हैं, तो वो ठीक रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आप इन्वायरमेंट अभी देख रहे हो ना, इतना अच्छा, इतना साफ़ सुथरी हवा जो इस टाइम देख पा रहे हो, ये हवा आपको आने वाले टाइम में नहीं मिलेगी अगर आप इसी तरह से विकास के नाम पे कॉन्क्रीटाइजेशन करते जाओगे, कंक्रीट को अपने ज़मीन के ऊपर भरते जाओगे, तो बहुत सारी चीज़ें जैसे दिल्ली के अंदर भी आपको देखने को मिलती है, वाटर लॉगिंग की समस्या और हीट की समस्या, काफ़ी ज़्यादा गर्मी की समस्या, और साथ में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो दिल्ली का है वो कितना कम है कितना ज़्यादा है आज के टाइम पे आपको पता है। तो ये जो परमिसिबल लिमिट्स होती हैं, जो जितने भी हमारे मानक होते हैं उनको क्रॉस कर चुकी है वो चीज़, लेकिन हमारी सरकारें इस चीज़ को नहीं कर पा रही, कंट्रोल नहीं कर पा रही, और उसके लिए एफर्ट्स लगते हैं, उसके लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, लेकिन वो आज के जो सरकारें हैं उनके अंदर है नहीं। तो यही प्रॉब्लम है। लेकिन आपको अपने अंदर कम से कम सिविक सेंस को जगाना होगा, और जो आप कंस्ट्रक्शन करते हो या कोई भी डेवलपमेंट की एक्टिविटी करते हो, उस एक्टिविटी में कम से कम आप 60 to 40 या 70 to 30 रेशियो रखो। ग्रीन पैचेस 60%, 70% रखो, और जो 30% की कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो जिससे इन्वायरमेंट जो वातावरण है उसको नुकसान कम हो। दोस्तों, अब यही है हमारा देश आज के टाइम पे। हम बोलते हैं हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे हैं, जिस तरह से अभी पिछले कल मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, मेरे को एक्जैक्टली जगह का नाम तो पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपने देखा जो हाईवे है, जैसे मान लो ये रोड जा रहा है आपका, तो इस रोड में इतना बड़ा खड्डा बढ़ गया था इनके, और उसमें जो आपकी वो है बस है HRTC की, हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की जो बस है वो धंस गई थी नीचे। तो लोग पूछ रहे थे कि यार कैसे हो गया, क्या हो गया, ये प्रकृति का कहर है, ये है वो है। नहीं सर, ये प्रकृति का कहर नहीं है, ये जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है वो ख़राब है। क्यों? क्योंकि आपने उस जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे क्या किया होगा, वहाँ पे फिलिंग करी होगी। अब ये देखिए, ये है हमारा मुक्ति धाम, ये रास्ता जा रहा है, इसी रास्ते से सबको जाना है, यही रास्ता है जो हमें भी जाना है, और भी कई लोगों को इसी रास्ते से जाना है। इस रास्ते को भूलना नहीं चाहिए। जब तक इस रास्ते को बंदा भूल जाता है, और जब बंदा भूल जाता है तो बंदा मनमानियाँ करने लगता है अपनी। तो मैं बोल रहा था कि NH के अंदर, और जैसे मान लीजिए ये आपका रोड जा रहा है, सामने ये रोड जा रहा है, अब यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या था, यहाँ पे कोई घाटी थी, कोई फिलिंग करने के लिए एक वाइड थी यहाँ पे। अब आपने किया, आपने उस पहाड़ से कटिंग करके यहाँ पे फिलिंग कर दी, लेकिन वो फिलिंग कर तो दी आपने, वो सामने ऊपर से तो लग रहा है कि चलो ठीक है फिलिंग होगी, आगे ऊपर से गाड़ियाँ भी दौड़ा दी आपने, लेकिन उसको विदाउट प्रॉपर कॉम्पैक्शन आपने वो किया। तो जो IRC की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि आप 1 मीटर से ऊपर का जो फिलिंग है वो नहीं कर सकते। 1 मीटर की फिलिंग करने के बाद में आपको रोलर से कॉम्पैक्शन करनी पड़ती है। अगर रोलर से आप 1 मीटर कॉम्पैक्शन नहीं करते, तो क्योंकि होता क्या है कि रोलर का जो इम्पैक्ट है वो 1 मीटर से ज़्यादा नहीं जाता नीचे। तो जब नहीं जाता तो वो नीचे कॉम्पैक्शन का मतलब है मिट्टी का सेटल करना, मिट्टी को अपनी एक वॉल्यूम, जो मैक्सिमम लोएस्ट वॉल्यूम तक पहुँचाना मिट्टी को। वैसा हो नहीं पाता। अब आपने क्या किया, फिलिंग धड़ाधड़ कर दी। अब फिलिंग कर दी आपने कोई 20 मीटर की इकट्ठी, 20 मीटर की फिलिंग कर दी, ऊपर से आपने रोलर फैला दिया, तो रोलर का जो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट है वो 1-1.5 मीटर तक जा सकता है। तो ऊपर से तो आपको देखने में लग जाएगा कि हाँ, वो जो आपकी लैंड है जो वो पक्की होगी, और वो क्या बोलते हैं उसको, MDD भी आ गया, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी भी आ गई। लेकिन जो MDD वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है पूरा उस 20 मीटर तक। तो धीरे धीरे होता क्या, जहाँ जैसे वहाँ पे पानी आता है, पानी का फ्लो वहाँ से एंटर करता है, पानी इन्फिल्ट्रेट करता है, कुछ करता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वॉइड्स क्रिएट हो जाती हैं।
और वो जो वाइड क्रिएट हो जाती है उससे क्या है कि पूरा पूरा खड्डा जैसा आपने पिछले कल देखा वो देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी सर अभी हमारी कोशिश यही है कि जो हमारा यूथ है वो समझे, पॉलिटिक्स को समझे, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को समझे। बहुत सारे हमारे भाई यंग हैं जो मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। हरोली में भी एक हमारे भाई हैं, बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो भी। तो हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हर बंदा इंसान ही और हर बंदा पहली बार ये ज़िंदगी जी रहा है। तो हर बंदे को गलती करने का राइट है, कोई बात नहीं, गलती बंदा कर सकता है, लेकिन गलती करके दोबारा गलती करना वो एक डेलिब्रेट एफर्ट होता है बंदे का, सोची समझी हुई बात होती है। वो फिर गलती नहीं रह जाती, उसको जुर्म बोला जाता है, उसको ऑफेंस बोला जाता है। तो कोई गलती कर रहा है उसको सुधारना हमारा काम है। और अल्टीमेटली वी ऑल आर ब्रदर्स, हम सब भाई हैं, हम सब इसी दुनिया के बाशिंदे हैं। तो हमारा जितना हमारा अधिकार है उतना इन पेड़ों का, उतना ये जो जानवर हमारे आसपास घूमते हैं उनका भी उतना ही अधिकार है इस धरती के ऊपर। क्योंकि आज से करोड़ों साल पहले हम नहीं थे तो यहाँ पे डायनासोर्स थे। तो जब डायनासोर्स थे तो वो भी ये सोचते होंगे कि हम कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन वो भी खत्म हुए, उनकी एक्सटिंक्शन हुई। तो हो सकता है हमारी भी हो, उसमें बड़ी बात नहीं है। हमें करना क्या है, हमें एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक बनना है, जिससे हमारी जो धरती माता है, जिसके ऊपर हम चलते हैं, जिससे हम कई सारी चीज़ें ग्रहण करते हैं, ये हमारे संसाधनों का भंडार है। तो इसकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करनी है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एक मॉडल दिया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, उसको फॉलो करना है। उसके अंदर जो उसके अंदर डेवलपमेंट गोल्स हमें दे रखे हैं, तो उन डेवलपमेंट गोल्स की कदर करनी है। पानी का संरक्षण करना है, वाटर टेबल हमारा धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो उसको भी मेंटेन करने के लिए सरकार भी एफर्ट्स करती है, लेकिन साथ में हमें भी अपने ग्रास रूट लेवल पे यहाँ पे काम करने की जरूरत है साथियों। तो और बाकी 75 हार्ड डे में आज का जो मेरा चैलेंज था वो मैं थोड़ा सा हल्का रख रहा हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं एग्जॉस्ट ना हो जाऊँ, क्योंकि मेरा कल भी पिछले कल ऑलमोस्ट जो ये चैलेंज था ये टूटने वाला था। लेकिन आज नहीं टूटेगा, क्योंकि आज मैं मॉर्निंग से ही तैयार था इस चीज़ के लिए, मुझे लगा कि कल टूटने वाला है ये, लेकिन चलो anyhow टूटा नहीं। तो मेरे किसी दोस्त ने बोला कि यार हरीश तेरे को ब्लॉगिंग शुरू करनी चाहिए, तो चलो आज से मैं ब्लॉगिंग भी शुरू कर रहा हूँ। और ब्लॉगिंग का मेरे को ऐसा कोई टॉपिक लगता नहीं है, जो मेरे माइंड में आता है वो मैं बताते चलता हूँ। तो चलो जो भी मेरे माइंड में आता जाएगा, जितनी मेरी विजडम है, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा, अगर आप लोगों को मेरे विचार अच्छे लगेंगे तो लाइक कीजिएगा, और नहीं भी लगेंगे तभी बताइए कि यार ये हरीश आपने ये कमियाँ, आपके अंदर ये कमियाँ हैं और इन चीज़ों को सुधारिए। तो डेफिनेटली मैं फीडबैक लेता हूँ और उस फीडबैक पर काम भी करता हूँ। अब थोड़ा सा एक फास्ट रनिंग कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा टारगेट है जो ये हमारी हार्ट बीट है, इसको कम से कम 100 से ऊपर क्रॉस करवाना, ताकि थोड़ा सा फैट बर्निंग भी हो जाए। मतलब ऐसा ना लगे कि खाली बंदा दिखावे के लिए वो कर रहा है। मैंने अपने लाइफस्टाइल को इतना लिथार्जिक बना लिया है कि मैं, आप मान नहीं सकते, मैं 100 मीटर भागने के बाद में थक जाता हूँ। आप देखिए मेरी हार्ट बीट अभी बढ़ चुकी है और मेरी सांस फूल रही है इस टाइम पे, लेकिन सांस का फूलना ही हार्ट बीट का बढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ। अगर ये आप नहीं होगा, ये आपके साथ रोज़ नहीं होगा, तो धीरे धीरे आपकी जो हेल्थ है वो डिटेरियोरेट हो जाएगी और आप बूढ़े हो जाओगे, आप मर जाओगे और आपको बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो घेर लेंगी। तो यही है, मोटापा जो फैट है वो अपनी बॉडी से निकालिए पसीने के रूप में, और एक अच्छी बॉडी को अपने अंदर रखिए। गाड़ी आगे सवेरे सवेरे मेरी रूटीन में बहुत सारी कमियां थी, तो इस बार मैंने सोचा है कि अब क्या करूँगा, मैं हर संडे के दिन मैं प्रॉपर अपना बियर्ड की शेप मेंटेन करूँगा, हेयर कट कराऊँगा और प्रॉपर अगले हफ्ते के लिए मैं रेडी हो जाऊँगा। ये चीज़ मैं फॉलो करने की पहले भी कोशिश करी थी, लेकिन मैं नहीं कर पाया, क्योंकि शेड्यूल जो बिजी शेड्यूल था, हेक्टिक एक मेरा शेड्यूल था, उसके हिसाब से मैं खुद के लिए मतलब मैं टाइम दे ही नहीं रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब 75 हार्ड के चलते मैं इस चीज़ को मुक्ति धाम पे मैं दोबारा से आ गया जी, क्योंकि मेरे पास में यही इलाका है घूमने के लिए सुबह सुबह, तो यहीं पे मैं आ जाया करूँगा रोज़, अपने विचारों को शेयर किया करेंगे और वो व्लॉग बन जाया करेगा और देखेंगे। चलो आज पिछले कल मैंने वेइंग मशीन भी अपने लिए मंगा ली थी, फायर बोल्ट की या कुछ ऐसी कंपनी है उसकी, मंगवाई थी मैंने, 400 रुपये की मात्र आती है साथियों। मैं एक बार लेके उसको रिव्यू कर दूँगा कि वो अच्छी थी या नहीं। कल हो सकता है 2-3 दिन में शायद वो आ जाएगी, 25 तक बोला था, शायद 25 तक आएगी। तो जैसे आती है वैसे मैं आपको बता दूंगा। अभी चौथा ही दिन चल रहा है, तो बस एक हफ्ते के बाद मैं बता दूंगा कि हाँ इतना मेरा वेट आया है, और 75 हार्ड डे चैलेंज करने के बाद में मेरा वेट कितना कम हुआ, बढ़ा, क्या मेरे बॉडी के अंदर चेंजेस आए, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा साथियों। और नशा मुक्ति पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाँ, जो हमारा ये सोसाइटी है जिसके अंदर जो पावरफुल लोग हैं, चाहे वो किसी भी एक पर्टिकुलर विंग से आते हों, वो कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं अपनी कठपुतली बना के रखना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? सबसे बेस्ट ऑप्शन उसके लिए नशा। जब आदमी नशे में रहेगा तो उसकी ये जो दिमाग है ना, ये चलेगा नहीं, वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, वो लॉजिक नहीं लगा पाएगा, वो ये नहीं समझ पाएगा कि कोई बंदा मेरे को ये एक पर्टिकुलर काम बोल रहा है करने को, तो वो क्यों बोल रहा है। तो इसलिए आपको नशा छोड़ना जरूरी है, क्योंकि आप अपने समाज के लिए बेहतर परफॉर्म कर पाओगे, आपकी इज्जत होगी, काम आप अपने लिए करोगे लेकिन इज्जत आपकी दुनिया करेगी। तो बहुत सारे फायदे हैं नशे को छोड़ने के। नशे को छोड़ने के बाद में आप नशा लगा सकते हो अपने शरीर का, आप नशा लगा सकते हो अपनी बॉडी को बनाने का, आप नशा अपने अंदर लगा सकते हो अपने समाज को इंप्रूव करने का, सुधारने का। क्योंकि दोस्तों आज भी हमारे समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए नशा निवारण एकमात्र सॉल्यूशन है। तो नशे को छोड़िए, और नशा छोड़ना कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है साथियों, बड़ा आराम से आप छोड़ सकते हो। आप इस भारत देश के वासी हो, यहाँ की मिट्टी के अंदर नशे का कोई ट्रेस है ही नहीं, लेकिन आप खुद ही इस चीज़ के गुलाम बने हुए हो। तो आप इस चीज़ को छोड़िए। और मेरे छोटे भाई जो देख रहे हैं, ये देखो मेरी इस पर वो आ गया, ओस पड़ गई मेरी दाढ़ी के ऊपर भी। तो और इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, हर बंदे को होता है, और बंदा सोचता है कि चलो शॉर्ट टर्म स्पाइक के लिए मैं नशा कर लेता हूँ, मेरे को अच्छा फील होगा। शाम को आदमी ड्रिंक भी करता है मान लीजिए, चलो मॉडरेशन के अंदर अगर कोई ड्रिंक कर रहा है
हम उसको मना नहीं करते, आप कर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो मॉडरेशन भी है ना, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो एक आदमी की लस्ट बन जाती है धीरे धीरे। क्योंकि उसको होता क्या है, स्टार्टिंग में वो 2 पैग लगा के वो बोलेगा चलो यार आई एम ओके, अब मेरे को थोड़ा थोड़ा नशा हो रहा है, मैं सो सकता हूँ आराम से, तो उस टाइम तक तो अच्छा लगता है। लेकिन वो धीरे धीरे आपकी जो माइंड है ना, उसको कैप्चर करने लगती है। और जो नशा आपको वो 2 पैग के अंदर पहले हुआ करता था, वो अब नहीं होगा। तो आप तीसरा पैग शुरू करोगे, चौथा लगाओगे, पाँचवां लगाओगे, बोतल खत्म करोगे। और ये जो बोतल खत्म करने वाली बात है, ये 1 से 2, 2 से 3 पे भी चली जाती है। और पहले आप शराब को पीते हैं, फिर शराब आपको पीने लगती है। यही बात बीड़ी और सिगरेट के लिए भी एप्लीकेबल है। पहले आप बीड़ी को पीते हो, सिगरेट को पीते हो, फिर सिगरेट और बीड़ी आपको पीने लगती है। तो ये वाइस वर्सा है। जब तक आपके शरीर में ये ताकत है, जोर है, आप इसको पी रहे हो, लेकिन ये धीरे धीरे आपको अंदर से खोखला कर रही है। अब मेरा ये है कि मैं नशा कोई नहीं करता किसी भी तरीके का। तो मेरा क्या है कि चलो ठीक है, हो सकता है मेरे को 10 दिन 15 दिन मेरे को प्रॉब्लम आए एक्सरसाइज करने में, मतलब फिटनेस के लिए या किसी भी तरीके से। लेकिन मेरे को इतना विश्वास है कि मैं जितना भी एफर्ट, और मैं ये जानता हूँ, जितना भी एफर्ट मैं अपनी बॉडी के ऊपर लगाता हूँ, वो एकदम से दिखने लगता है मेरी बॉडी पे। क्यों? क्योंकि मेरे पास में कोई नशा नहीं है, मैं कोई नशा नहीं करता, ठीक है। तो मैंने ये देखा है कि मैं अगर 4 पुशअप भी मारूंगा तो मेरी बॉडी को पंप मिलता है एकदम से। क्योंकि बॉडी को जैसे ही मैं स्ट्रेस में डालता हूँ, तो वैसे ही ये बॉडी रिएक्ट करती है। लेकिन वहाँ पे क्या, आप ऑलरेडी ही उस बॉडी को नशे में रख रहे हो, तो वो रिएक्ट क्या करेगी? पहले तो उसको संभलने के लिए ही टाइम चाहिए। आप पहले नशे से निकलोगे, फिर जाके कहीं अपनी बॉडी पे एजिलिटी और स्ट्रेंथ महसूस करोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आप नशे को बिल्कुल छोड़िए। और कुछ हमारे अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे कि अंकित बेगमपुरी है, कुछ ऐसा नाम है उनका, उनको फॉलो कीजिए। ध्रुव राठी एक बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनको फॉलो कीजिए। वो काफ़ी अच्छी फिटनेस के ऊपर भी वीडियोज़ डालते हैं, और ओवरऑल आपकी उससे जो नॉलेज है वो भी काफ़ी बेहतरीन होगी। और साथ में एक रवीश कुमार जी है, रेवन मैक्सेस अवार्ड विनर, वो भी उन्होंने भी पीछे एमटीवी छोड़ दिया था। तो आप उनको भी देखिए, उनके विचारों को समझिए, थोड़ा टिक के, थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा उनके विचारों को समझने के लिए। वो इंट्रोडक्शन ही कभी कभी 2-2 4-4 मिनट की इंट्रोडक्शन देते हैं। तो उस इंट्रोडक्शन को सुनना, उसको समझना, इनकलकेट करना, ध्यान से उसको समझना, वो बोलना क्या चाहता है बंदा, तो उसके लिए टाइम लगता है साथियों। और वो नशे वाला दिमाग उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएगा। उसके लिए एक साफ सुथरा, एक क्लीन माइंड चाहिए होता है, जो सिर्फ ना सिर्फ अभी की बात को सोचे, बल्कि आने वाले 10 सालों की बात को सोचे। लॉन्ग टर्म विजन जिस बंदे का है, वही बंदा उसकी बात को समझ पाएगा। और भी बहुत सारे लोग हैं, आकाश बनर्जी, उसके बाद में अभी हमारे वांगचुक जी हैं लद्दाख से, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट किया था, लेकिन आज वो अरेस्टेड है। तो हमें दुख होता है ऐसी बातों को देखते हुए। लेकिन एनी हाउ, हमें अपने पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करने के लिए हमें ही उसको अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं बनाते तो इसकी गलती आपकी है। अगर आप अपने विधायक को 100 सवाल पूछते हो, तो कम से कम उसको 10 सवालों के ऊपर तो विचार करना ही पड़ेगा। अगर आप सवाल ही नहीं पूछ रहे उसको, जय हिंद, हाँ जी सर, नमस्कार 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 ही करते जा रहे हो, तो फिर वो कैसे, वो भी सोचेगा कि चल यार ठीक है, जनता है, दबी कुचली है, उसको और दबा दो, उसको और कुचल दो। लेकिन अगर जनता सवाल पूछेगी, यूएसए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूएसएसआर की तरह, तो डेफिनेटली उनको भी एक लगेगा कि नहीं यार, वी हैव सम अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड आवर नेशन, टुवर्ड आवर कंट्री, टुवर्ड आवर पीपल, सो यू हैव टू आस्क द क्वेश्चंस। और अगर आप क्वेश्चंस आस्क नहीं करोगे, तो डेफिनेटली जो हमारा एक जो सेंस है, पॉलिटिकल सेंस, जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस है, वो कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है। और कहीं ना कहीं जो एक ओवरऑल विचारधारा है डेमोक्रेसी की, लोगों के शासन की, वो खत्म हो जाती है। क्योंकि कोई 1-2 या कोई एक पार्टी ही आपके ऊपर शासन करती है। आपका शासन, अगर खुद अपना शासन इंश्योर करना चाहते हो आपके देश में, तो आप सवाल उठाइए, आप यूनिटी के साथ में चलिए, लोगों को जोड़ के चलिए। और इसी के साथ जय हिंद। और जो एक्सरसाइज की वीडियोज़ हैं वो इसके बाद आपको मिलेंगी। अभी मैं स्किपिंग करूँगा जितनी मेरे से हो पाएगी, क्योंकि मेरी टांगों में पिछले कल दर्द हो गई है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन एनी हाउ फिर भी मैं करूँगा, देखता हूँ जितना कर पाऊँगा उतना मैं करूँगा। स्पोर्ट्स शूज़ अभी खरीदे नहीं है, वो भी भाई रिकमेंड करेंगे तो मैं खरीद लूँगा साथियों। तो इसी के साथ जय हिंद। नमस्कार साथियों, अब हम आ चुके हैं आपके सामने अगला स्टेप करने के लिए। ये है हमारा एक बैलेंस डाइट, जिसके अंदर केला, आपका ये खीरा विदाउट छिलके के, धोना जरूर है लेकिन विदाउट छिलके के, और बाकी ये आधा कटा सेब। ये भी हम खाएंगे इसको धीरे धीरे, साथ में एक्सरसाइज करेंगे। खाली पेट आपको प्रॉपर्ली एक्सरसाइज नहीं करनी है। ये जो खीरा है, ये आपको हाइड्रेटेड रखता है, इसके अंदर फाइबर्स होते हैं, और ये ओवरऑल बॉडी फिटनेस के लिए काफ़ी अच्छा होता है। मैं इसको खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद मैं स्किपिंग करूँगा आपके सामने। और एक हमारे पास में रोड है काफ़ी हैवी, उससे मैं हल्का करके बाइसेप्स ट्रेन करूँगा। जिम में जाऊँगा अगले हफ्ते से, पहले थोड़ा सा एक एजिलिटी और एक स्ट्रेंथ का। अब देख सकते हो मेरी ये फिटनेस है। हाइट तो मेरी अच्छी खासी है, 5'10", 5'11" की हाइट है। लेकिन धीरे धीरे मेरे को थोड़ा अपर बॉडी के ऊपर काम करना है, थोड़ा मसल्स के ऊपर काम करना है, तो ये मैं करूँगा। इसको फिनिश करके मैं ये ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो चुका है अभी इसको खाने के बाद में मैं एक्सरसाइज धीरे धीरे स्टार्ट करूँगा। और फिर ये जो बच गया है, ये होता क्या है कि जैसे आप एक्सरसाइज करते हो तो एकदम से आपकी बॉडी फिर एनर्जी डाउन होती है। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ चाहिए, आपकी जो बॉडी की एनर्जी है उसको दोबारा से रिगेन करने के लिए। तो इसलिए हाफ आपने खा लिया अभी, और हाफ आपको खाना है। तो आपका वर्कआउट है उसको ओवरऑल उसको खत्म होने के इमीडिएटली बाद में, या थोड़ा सा 5 मिनट का फर्क लेते खाना खाने की। बिल्कुल लाइट खाना है, इसलिए इसको खाने के इतने ठंडे इस टाइम पे यहाँ पे लेट्स सी होता है।
ये है स्टीयरिंग रॉड हमारी, जैसे भी आपको लग रहा होगा हल्की है, लेकिन ये बहुत भारी है। ज़्यादा नहीं होगा तो कम से कम भी कोई 15 किलो, 20 किलो, 15-20 तो नहीं होगा, हाँ 15 किलो के करीब तो है ही। सर दिस इज़ वेरी हैवी, भारी है। चलिए, क्योंकि प्योर स्टील है और इसका आपको पता है डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ओह तेरी, बहुत भारी है भाई ये। जंपिंग जैक्स कर लेते हैं थोड़े से। ये टांगें मेरी दर्द कर रही हैं इस टाइम पे जो नी से लोअर का जो एरिया है वो ठीक ठाक दर्द कर रहा है, क्योंकि मैं स्किपिंग करी और स्किपिंग रोप मेरे को यहाँ कहीं दिख नहीं रही है, नीचे होगी वो लाके मैं आज भी स्किपिंग करूँगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हमें करनी है सेकंड एक्सरसाइज, नाम मुझे पता नहीं है, मैं थोड़ा रिसर्च कर लूँगा इसके ऊपर, लेकिन बड़ी अच्छी एक्सरसाइज लगती है मेरे को। ओह जॉइंट क्रंचेस हो रहे हैं इस टाइम पे। ये जो मेरा एरिया है बहुत ही स्टिफ हो चुका है, दिस एरिया बहुत स्टिफ हो चुका है, बहुत ऐसे हार्ड हो चुका है, तो मेरे को तो यकीन नहीं हो पा रहा कि मैं ही खुद हूँ, मैं ही हूँ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए हम लोग एजुकेशन सिस्टम की गलतियाँ निकालते हैं अपने, लेकिन कहीं ना कहीं आप सबको याद होगा कि यही सारी एक्सरसाइजेज आपको स्कूल में सिखाई जाती थी, आपके करिकुलम में ही आपको सिखाई जाती थी। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो आपको ये बताते हैं कि यार फाइनेंशियल एजुकेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द एजुकेशन सिस्टम, इन द एजुकेशन करिकुलम, लेकिन वो ऑलरेडी है वहाँ पे। आप कॉमर्स ज्वाइन करिए, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन ही तो है। इकोनॉमी वहाँ पे आप पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, वो सारा क्या है, वो आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन ही तो है। लेकिन आपको गो थ्रू करना पड़ेगा उन किताबों को, तब आपको पता चलेगा एसेट लायबिलिटी, फ्यूचर प्रोजेक्शंस के बारे में, बिजनेस के बारे में। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर है नहीं वो चीज़ें, लेकिन वो जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिलीवर नहीं कर पाता बच्चों के पास। और दूसरी बात है हम बच्चे भी, हम तो बच्चा नहीं कहूँगा खुद को, लेकिन हम जो विद्यार्थी हैं हम भी वो चीज़ें समझ नहीं पाते। आज हमें पता चल रहा है कि ये जो बॉडी फिटनेस है क्यों जरूरी है। आज हमें मालूम चल रहा है, जो बार बार बोलते थे इंप्रूव योर फ्लुएंसी, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, वो क्यों बोलते थे? वो इसलिए बोलते थे क्योंकि आप अपने लाइफ में अच्छे से एक्सेल कर पाओ। तो इंग्लिश इज नॉट ए वेरी बिग प्रॉब्लम, यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू हैव टू हैव सम प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन स्पीक इंग्लिश, राइट? तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आप एक कम्युनिटी बनाइए, उसके अंदर इंग्लिश को बोलिए, सीखिए, समझिए। और इंग्लिश इज जस्ट ए लैंग्वेज, इट इज ए मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग योर थिंग्स। लेकिन इसको ये हुआ मत बना लीजिए। आपको पंजाबी भी गाल करनी बड़ी चंगी तरह ना, हाँ जो पहाड़ी भी आती, अपनी लैंग्वेज भी आती, हर लैंग्वेज आपको सीखनी चाहिए, क्यूरियोसिटी रखनी चाहिए, ठीक है? बातें ज़्यादा हो रही हैं, काम। अब एक और एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी, लेकिन मेरा दम उठ जाता है उसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अभी धीरे धीरे मैं कोर स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी करूँगा, लेकिन उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा। आज का व्लॉग अच्छा जा रहा है मुझे लगता है, पिछले कल से तो काफ़ी बढ़िया है। अब एक हॉर्स स्टैंस है, उसको कर लेते हैं। इससे आपकी जो ये ग्रिप है काफ़ी अच्छी हो जाती है, और इसको ये प्रैक्टिस करना हर बंदे को काफ़ी ज़रूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास में टेक्निक है, काफ़ी सारी प्रैक्टिस मैंने ऑलरेडी कर रखी थी कॉलेज टाइम पे। मैं अच्छा एथलीट भी हुआ करता था, मैं दौड़ता भी था, लेकिन आज के टाइम में मैं खत्म हो चुका हूँ, क्योंकि ये जो लेथार्जिक मेरा ओवरऑल रूटीन था ना, इसकी वजह से अब धीरे धीरे ये दोबारा से हॉर्स स्टैंस में जाओ। पोजीशन 1 2 3, जितना आप आगे जाएगा उतना ही पीछे। 4 5 6 7 8 9 10 ओवरऑल जो आपका चेस्ट एरिया इससे काफ़ी इंप्रूव होता है, और अंदर जितना भी आपका बॉडी के अंदर वीकनेसेस है वो धीरे धीरे इंप्रूव लगती है होने। योगा को भी मैं इसके बाद शुरू करूँगा, इसके साथ ही जो ओवरऑल एक्सरसाइजेज है इसके साथ मैं योगा को भी मैं जोड़ूंगा, कंबाइन करूँगा। योग का मतलब यह है अपने आप को, आपके शरीर को जोड़ना, आपकी चेतना को आपके शरीर के साथ में योग करना ही योग है। तो योग करना जरूरी है आप लोगों के लिए, हमारे लिए। और योग से क्या है कि जो आपका ये ब्रेन डेवलपमेंट है ये फास्ट हो जाता है, इसका पेस बढ़ जाता है, और जो ये फ्लो है यहाँ पे हमारे ओवरऑल शरीर के शरीर के अंदर जो ब्लड है उसका जो फ्लो है यहाँ पे वो बढ़ जाता है। एक आपने पाद पश्चिमोत्तानासन होता है वो भी काफ़ी अच्छा है, शीर्षासन होता है वो काफ़ी अच्छा है। तो चीज़ें कल से करूँगा, आज चलो इतना ही करेंगे। और इसी के साथ दोबारा से एक बार हम सब
प्रण लेते हैं कि हम नशे को अपनी लाइफ से इतना दूर कर देंगे कि हमारा युवा कोई भी इस नशे की चपेट में ना आए। और जो चिट्टा हमारे सोसाइटी में, देखिए सिंपल बात ये है कि अगर डिमांड है तभी सप्लाई है। कोई बोल रहे हैं कि यार ये सप्लाई कर रहा है, ये सप्लाई कर रहा है, लड़कियां सप्लाई कर रहे हैं, कोई कुछ सप्लाई कर रहा है ना। चिट्टा सप्लाई तो हो रहा है, लेकिन चिट्टा तभी सप्लाई हो पा रहा है जब यहाँ पे डिमांड है। अगर हम डिमांड को खत्म कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, तो डेफिनेटली वो जो सप्लाई है वो अपने आप ही सप्लाई चेन टूट जाएगी। क्योंकि डिमांड है तो पैसे है, डिमांड हाई है तो पैसा भी वहाँ पे हाई है। जब डिमांड लो हो जाएगी तो पैसा लो हो जाएगा। जब पैसा किसी को नहीं मिलेगा तो वो जो सप्लाई है ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। और जो रही आपके माइंड को अच्छा महसूस करवाने की बात, तो आज आप देखिए, आज मैंने एक्सरसाइज करके कितना अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। अंदर एक स्ट्रेंथ महसूस हो रही है, पावर महसूस हो रही है, आवाज में भारीपन आ जाता है, आप अच्छे से अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाते हो, आप अपने जीवन में बौद्धिक विकास कर पाते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, राजनीतिक लेवल पे बहुत अच्छी बातें हम कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो नशा मुक्ति के जरिए। और आपको नशा निवारण के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसके लिए रेगुलर, जो लगातार काम कर रहे हैं, स्कूलों में जाके काम कर रहे हैं, कॉलेज में जाके काम कर रहे हैं। आप उनसे जुड़िए, आप हमसे जुड़िए, इस मूवमेंट के साथ में जुड़िए। 75 हार्ड डे जो चैलेंज है, ये चैलेंज बहुत अच्छा आपकी ओवरऑल जो बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आपके जो बैड हैबिट्स हैं उसको निकालने के लिए एक बड़ा अच्छा रूल है, एक बड़ा अच्छा माध्यम बन सकता है। और एक मैं बुक आपको दिखाता हूँ, अभी वेट कीजिएगा। ये दोस्तों ये बुक है द एटॉमिक हैबिट्स, और ये जेम्स क्लियर के द्वारा ये बुक लिखी गई है। और इस बुक को आप पढ़िए, बहुत ही कम इसमें रेट में आपको मिल जाती है, शायद 150-200 रुपये की ये बुक है, बहुत ज़्यादा कोई इसका अमाउंट नहीं है। लेकिन आप एक बार इस बुक की किताब को पढ़िए, और इस बुक को पढ़ने के बाद में आपको होगा क्या, दिस इज एन ईजी एंड प्रूवन वे टू बिल्ड गुड हैबिट्स एंड ब्रेक द बैड वंस। बुरी आदतों को खत्म करने के लिए और अच्छी आदतों को ईजी और प्रूवन तरीका है एक जो हैबिट्स है उनको बिल्ड करने के लिए। तो मैं अपने ब्लॉग्स के अंदर इनको भी थोड़ा थोड़ा शामिल करूँगा, जिसके इस बुक के जो मेन सेंट्रल आइडियाज़ हैं उसको भी मैं कोशिश करूँगा आपको बताने के लिए। तो इसके अंदर देखिए बहुत सारे चैप्टर्स आपके बुक्स के अंदर है। तो पहले तो बात है फंडामेंटल्स, जो ओवरऑल हैबिट्स के जो फंडामेंटल्स है वो बताए गए हैं इसके अंदर। सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी एंड वाइस वर्सा, हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। तो ये शुरू में इसके जो फंडामेंटल्स है वो बताए गए हैं। उसके बाद में बताया गया है कि इसके टोटल लॉ कितने हैं। तो इसके टोटल 4 लॉज के अंदर बताए गए हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ एंड फोर्थ लॉ। जो फर्स्ट लॉ है आपका वो बोलता है कि मेक इट ऑब्वियस, उसको जरूरी बना दो। कोई चीज़ अगर आपने करनी है, कोई हैबिट अगर आप अपने अंदर धारण करना चाहते हो, तो उसको आप मेक इट ऑब्वियस, उसको बिल्कुल जरूरी, बहुत अति से अति जरूरी बना दो उसको। और उसके बाद में मेक इट अट्रैक्टिव बनाओ। जैसे मैंने 75 हार्ड डे चैलेंज करना, मैं कोई 1 साल से मैं सोच रहा था इस चीज़ को करने के लिए, राइट, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। अब मैंने क्या किया, इसको अट्रैक्टिव बना दिया। अट्रैक्टिव का मतलब क्या कि मैं एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगा, मेरे को लोग देखेंगे, मेरे से जुड़ेंगे, मेरे से बातें करेंगे, मेरे को समझेंगे। तो ये क्या, मैंने ओवरऑल अट्रैक्टिव एक इसकी अटायर बना दी इस चीज़ की, जिससे क्या होगा, अब मेरे को रोज यहाँ पे आने का मन करता है, रोज मेरे को वीडियो बनाने का मन करता है। और 75 हार्ड डे जो चैलेंज है उसको कंप्लीट करने का मेरा मन करता है। मेक इट इजी, आसान रखना है। किसी भी हैबिट को अगर आप अपने अंदर इनकलकेट करना चाहते हो तो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल मत बना दीजिए, उसको आसान रखिए, ताकि उसको आपको समझ करना, अपने अंदर मर्ज करना आसान रहे आपके लिए। और मेक इट सेटिस्फाइंग, अल्टीमेटली क्या है, उस हैबिट को अपने अंदर धारण करने के बाद में यू शुड हैव सम सेटिस्फैक्शन, आपको एक सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए वहाँ पे, राइट। अगर वो चीज़ नहीं होती तो सारा काम फेल हो गया। अल्टीमेटली नशा आदमी क्यों करता है, सुट्टा लगाया, मजा आ गया, सेटिस्फाई हो गया बंदा। तो ये सारी चीज़ करने के बाद में भी आपको वो तसल्ली मिलनी चाहिए, वो सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। और लास्ट में इसमें बता रखा है कि अगर आप 200-250 पेजेस के पढ़ लेते हो, उसके बाद में आपको बता रखा है एडवांस टैक्टिक्स जो कि आप फॉलो कर सकते हो अपनी हैबिट्स को चेंज करने के लिए। हाउ टू गो फ्रॉम बीइंग मियरली गुड टू बीइंग ग्रेट, आपको गुड से ग्रेट की तरफ बढ़ना है, वो आप कैसे बढ़ सकते हो, उसके लिए इसमें एडवांस टैक्टिक्स बताई गई साथियों। तो ये जो एटॉमिक हैबिट्स नाम की बुक है, ये हर मेरे नौजवान साथी के यहाँ पे होनी चाहिए। और किसी बंदे को अगर ये लगता है कि अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरा नंबर है 7018929108, आप उस पर कॉल कीजिए, आपके घर पे मैं डिलीवरी इस बुक को फ्री ऑफ कॉस्ट करा दूंगा। ठीक है, यही कर सकता है आपका भाई आपके लिए। तो आप इस बुक को पढ़िए, आप ज़्यादा नहीं, मैं बुक को पढ़ते टाइम होता है कि यार इतनी बड़ी बुक का कौन पढ़ेगा, राइट। आप कुछ मत करिए, आप शुरू कर, पहले इंट्रोडक्शन देखिए उसकी, आप देखिए कि इस बुक के अंदर है क्या। तो जैसे जैसे ये आप पता लगेगा आपको कि चलो हाँ ये चीज़ें हैं, तो उसके बाद में इंट्रोडक्शन पढ़िए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़नी चाहिए किसी भी किताब की। तो उसके अंदर एक जो ऑथर है, इसने अपनी स्टोरी लिख रखी है यहाँ पे पूरी, कि किस तरह से उसने उसको फ्रैक्चर हो जाता है, उसकी आँख के जो आई बॉल्स हैं बल्ज आउट हो जाती है, निकल जाती है बाहर, एक पूरा पूरा एक्सीडेंट उसके साथ में होता है, उसको बॉल हिट करती है यहाँ पे, बाद में उसको मतलब पूरा 1 साल उसको रिकवर करने के लिए लग जाता है। उसको ये लगता है कि अब डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ये उठ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, लेकिन स्टिल उस बंदे ने चला, उठा और बहुत ही अच्छे लेवल पे, मतलब उसने एथलेटिक्स को किया, बाद में ये बुक लिखी और एक फेमस ऑथर बना अपनी लाइफ में। ये सारी चीज़ें हैं साथियों, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है, बट हमारे को क्या करना है, छोटे छोटे लिटिल एफर्ट्स लगाने हैं, बस और कुछ भी नहीं। तो इस बुक को पढ़िए, जिस भाई के पास में अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो मेरे को याद करेगा, मैसेज करेगा, व्हाट्सएप करेगा, और मैं उसको ये वाली बुक फ्री ऑफ कॉस्ट उसके घर पे पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो जय हिंद, इसी के साथ में धन्यवाद, एंजॉय द मोमेंट, थैंक यू सो मच। ये लास्ट में फिर मैंने ये खा लिया, सारा ख़त्म कर दिया जितना भी खाना था मुझे। थैंक यू सो मच गाइस।